नमस्कार, टाइमलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने सभी ने साइकिल चलाना सीखा होगा, सुना होगा अपने माँ को, अपने पिताजी को पीछे से बोलते हुए, अरे बेटा धीरे, थोड़ा धीरे चलाओ, अभी तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो, पूरी तरह सीखी नहीं है। और हम जब बाल बुद्धि होते हैं तो क्या कहते हैं, तो फिर आप कब मानेंगे कि हमें आ गई साइकिल चलाना, अब तो मुझे जाने दो, चौराहे तक तो जाने दो। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अरे नहीं नहीं, साइकिल सीखने पर नहीं, सीखने पर, मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम पर। आइए, अधिगम क्या है? अधिगम को सामान्य शब्दों में कहा जाता है व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। व्यवहार क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में हमारी की गई प्रतिक्रियाएं ही हमारा व्यवहार निर्धारित करती है। तो अधिगम के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। पहला पूर्व व्यवहार। पूर्व व्यवहार का क्या अर्थ है? यदि मैं अधिगम की प्रक्रिया में जा रही हूं या किसी चीज का अधिगम करने का, सीखने का प्रयत्न कर रही हूं, तो उससे पहले उसके बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में मुझे क्या जानकारी है, वो हुआ मेरा पूर्व व्यवहार। जब हम अधिगम करना सीखेंगे तो अधिगम प्रक्रिया क्रियान्वित होगी, यानी कि अधिगम प्रक्रिया हमें पूर्व से, यानी कि पूर्व व्यवहार से पश्चात व्यवहार पर ले जाएगी। कहां ले जाएगी? पूर्व व्यवहार से पश्चात व्यवहार पर, यानी कि पहले जो मेरा व्यवहार था वो अधिगम प्रक्रिया के संपूर्ण होने तक बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यही परिवर्तन, ये यहां से यहां तक का सफर ही अधिगम है। अब इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। आइए, अधिगम का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है। जैसा कि हमने अभी चर्चा करी कि व्यवहार में परिवर्तन आने पर ही हम अधिगम मानते हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन का उदाहरण देखिए। जब हम पहली बार किसी कार्य को करते हैं, मान लीजिए हमने साइकिल चलाने का उदाहरण लिया, और हम साइकिल पे जब पहली बार बैठते हैं तो हमारे मन में शंकाएं होती है, हम चला पाएंगे या नहीं, संतुलित हो पाएंगे या नहीं, उसे आगे तक ले जा पाएंगे या नहीं, पैडल मार पाएंगे या नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा आप आगे बढ़ते हैं तो आपको साइकिल चलाना आ जाता है, यानी कि साइकिल चलाने का आप अधिगम कर लेते हैं। तो पहले जो व्यवहार था कि साइकिल पर बैठने पर हमें शंकाएं होती थी, डर लगता था, वो अब परिवर्तित होके आत्मविश्वास बन गया है। नहीं नहीं, मैं तो साइकिल पे कहीं पे भी जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ। वृद्धि, परिपक्वता, मादकता या थकान, इनके कारण होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहते हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इन परिवर्तनों को हम अधिगम नहीं कहते हैं। व्यवहार अथवा व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। पहला, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। दूसरा शब्द लिया है व्यवहार की क्षमता, यानी कि जिस कार्य को मैं पहले कर रही थी, यदि उस कार्य को करने की क्षमता में परिवर्तन आया है तो उसे भी हम अधिगम की श्रेणी में लेंगे। साइकिल चलाना मैंने सीख लिया है, लेकिन अब मैं और उत्तम तरीके से चला सकती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं साइकिल लेके साइकिल रेस में जा सकती हूँ। ये परिवर्तन व्यवहार में भी है, व्यवहार की
क्षमताओं में भी है। और कैसा परिवर्तन है? तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है। तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है, या ज्यादातर आप शब्द सुनेंगे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यह अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्यों है? क्योंकि मानव व्यवहार जो है वह परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है और अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यदि कोई प्रक्रिया जीवन पर्यंत चल रही है तो देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव आएगा। और इसीलिए यदि हम ये कह दें कि अधिगम जो है वह एक स्थायी परिवर्तन है, तो जो चीज स्थायी होगी उसमें किसी तरीके की परिवर्तन की संभावना ही नहीं रहती है। इसीलिए हम अधिगम को स्थायी परिवर्तन नहीं, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, और व्यवहार में परिवर्तन किन 3 कारणों से आता है वो देखिए। पहला है अनुभव। अनुभव, हमारे अनुभव हमें हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं। देखिए, बहुत साधारण उदाहरण है, हमेशा याद रखिएगा अनुभव का। जैसे ही बच्चा पहली बार अग्नि के पास जाता है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार हाथ जल जाने पर, एक बार तेज का अनुभव हो जाने पर वह क्या करता है? अग्नि से दूर रहता है। यानी कि पूर्व व्यवहार क्या हुआ कि अग्नि उसे आकर्षित कर रही थी, और पश्चिम व्यवहार क्या हुआ कि अग्नि में तेज होता है, हाथ जलने की संभावना है, इसलिए भैया इससे दूर रहना है। तो इसीलिए हम अनुभवों के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। दूसरा है अभ्यास। किसी चीज का जितना अभ्यास किया जाए उतना ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जितनी बार ये राग गाओगे बेटा उतना ही गला खुलेगा, जितनी बार साइकिल चलाओगे उतने ही परिपक्व हो जाओगे। बिटिया जितनी बार रोटी बनाएगी उतनी रोटी गोल होती जाएगी। अरे बेटा जितनी बार गणित का सवाल करोगे सवाल का हल सूझता जाएगा। सब अभ्यास है। अभ्यास के बाद जो शब्द है वो है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का क्या अर्थ है? किसी क्रिया को करने के लिए आपको शिक्षित किया जाए, आपका कौशल जो है वो विकसित किया जाए। हमारे सारे विद्यार्थी जो रीट का एग्जाम दे रहे हैं सभी बीएड किए हुए हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड, जिस भी कोर्स को करके आए हैं, आप सभी लोगों को शिक्षक बनने का प्रशिक्षण दिया गया है, और यह प्रशिक्षण आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता ही है। इसीलिए अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है, और यह व्यवहारगत परिवर्तन अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा आता है। यानी कि इन तीनों का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो काफी प्रचलित है अधिगम की। सबसे पहले वुडवर्थ की परिभाषा देखिए। नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। परिभाषाओं को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, परिभाषाओं पे सवाल बनना आसान होता है। आइए देखिए इस एक परिभाषा पे कैसे सवाल बन सकता है। वुडवर्थ ने यह कहा है, नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। अब देखिए सवाल 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक सामान्य सवाल कि अधिगम को नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया किसने कहा है, तो उत्तर होगा वुडवर्थ। बहुत ही सिंपल है। लेकिन दूसरे तरीके से यह पूछा जा सकता है कि वुडवर्थ ने अधिगम को नवीन ज्ञान के अलावा क्या अर्जन करने की प्रक्रिया कहा है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अलावा क्या कहा है। तब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, डेफिनेटली चारों ही ऑप्शन अलग अलग परिभाषाओं में से होंगे, और उत्तर होगा नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया कहा है। आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं। गेट की परिभाषा देखते हैं। अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन ही अधिगम है। अनुभव तथा प्रशिक्षण हम पहले देख चुके हैं कि अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण, ये 3 शब्द देख चुके हैं।
लेकिन यदि आपको परिभाषाएं याद करनी है, यदि परिभाषाओं को याद रखना है, तो ये याद रखिएगा कि गेट में घुसने से पहले अनुभव और प्रशिक्षण जरूरी है भैया। यदि ये क्लू आप याद रख लेंगे, क्या क्लू है? गेट में घुसने से पहले अनुभव तथा प्रशिक्षण जरूरी है। यानी कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन किसने कहा है, तो हमको पता है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा किसमें घुसने को मिलेगा? गेट में घुसने को मिलेगा। तो हमें ये याद हो जाएगी। आइए अगली परिभाषा देखते हैं। क्रो व क्रो के अनुसार आदत ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों का बनना, अभिवृत्तियों का बनना और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्रो व क्रो ने केवल क्रो व क्रो ने आदतों शब्द का प्रयोग किया है। यदि इस परिभाषा पे प्रश्न बनता है तो आदतों का जरूर जिक्र होगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, स्किनर, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन व्यवस्थापन ही अधिगम है। स्किनर का अनुकूलन सिद्धांत हम पढ़ेंगे, इसलिए स्किनर की परिभाषा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप आगामी कक्षाओं में संपूर्ण सिद्धांत ही पढ़ लेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से यह चीज याद हो जाएगी कि स्किनर ने क्या कहा है, कौन से शब्द का प्रयोग किया है? अनुकूलन। कौन से शब्द का प्रयोग किया है? अनुकूलन। तो यदि अधिगम की परिभाषाओं में कहीं अनुकूलन शब्द आ रहा है तो वह परिभाषा स्किनर की होगी। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना व उससे उद्दीपन से जोड़ना है। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम किसी भी परिस्थिति में जो अनुक्रिया करते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हैं, वही होती है, क्या होती है? व्यवहार। तो यदि व्यवहार को, अनुक्रिया का चयन हम करें, किसके लिए करें? उससे उद्दीपन से जोड़ने के लिए। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन वह होता है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी चीज को सीखने से पहले उस चीज को सीखने के लिए प्रेरित होना आवश्यक है। इसीलिए यदि उद्दीपन से हम अनुक्रिया को जोड़ के चयन करते हैं तो वही अधिगम है कि कैसा मुझे उद्दीपन मिले और मैं कैसी अनुक्रिया करूं। यानी कि बहुत ही सामान्य उदाहरण में मैं आपको बताती हूं कि आपके सामने एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन अधिगम प्रक्रिया है, बताइए यह किसने कहा है? उद्दीपन है, प्रश्न है, उत्तर देना है। आपको उत्तर देने के लिए प्रेरित कर रहा है। बताइए क्या लिखेंगे, क्या याद करेंगे? मस्तिष्क में आप इसकी अनुक्रिया सोचेंगे, इसका जवाब सोचेंगे, और जब जवाब सोचेंगे तो याद आएगा कि मैम ने बोला था गेट के अंदर घुसना है तो अनुभव और प्रशिक्षण होना चाहिए। और जब आपको ये याद आएगा, आपकी अनुक्रिया जो है वो उद्दीपन की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आ जाएगी, और तब हम मानेंगे कि आपने अधिगम के संप्रत्यय का अधिगम कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। क्रॉनबेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। इन्होंने खाली सिर्फ अनुभव पे बल दिया है। अनुभव शब्द औरों की परिभाषाओं में भी आता है, यहां आया है गेट की परिभाषा में, लेकिन यहां प्रशिक्षण नहीं है। यदि परिभाषाओं को याद करना है ऑथर के साथ, लेखक के साथ, तो कोई ना कोई हिंट आपको बनानी पड़ेगी। केवल अनुभव के परिणाम के स्वरूप में किसने कहा है? क्रॉनबेक ने कहा है। किम्बेल की परिभाषा बहुत ही प्रचलित परिभाषा है। पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन क्षमताओं में आया अपेक्षाकृत परिवर्तन। इस परिभाषा को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इस परिभाषा को महत्वपूर्ण इसीलिए माना गया है बच्चों, क्योंकि इसमें वह शब्द है जो कि अधिगम के लिए होना आवश्यक है। वह शब्द है अपेक्षाकृत परिवर्तन, रिलेटिव चेंज। और हमने क्या कहा था? हमने अपेक्षाकृत के साथ एक और शब्द जोड़ा था, वो था अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन।
तो जैसे 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 परिभाषाओं का विकास होता है बेटा, वैसे वैसे ही किसी की अवधारणा में जो है परिवर्तन आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन इन शब्दों के कारण, क्योंकि उसने इसको रिलेटिव चेंज बताया, इसके कारण ही इनकी परिभाषाओं को, किम्बेल की परिभाषाओं को इतना महत्व दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, आइए अधिगम की विशेषताएं देखते हैं। अधिगम की विशेषताओं को ध्यान में रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विशेषताओं पे प्रश्न बनना बहुत ही सरल होता है और गूढ़ प्रश्न भी इसमें निर्मित आसानी से किए जा सकते हैं। सबसे पहला, अधिगम सौउद्देश्य होता है। सौउद्देश्य होता है का क्या अर्थ है? उद्देश्य, सौउद्देश्य मतलब उद्देश्य के सहित होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों? वह इसीलिए कि यदि कोई कार्य करने के पीछे कोई उद्देश्य न छुपा हो तो वह कार्य विफल हो जाता है। जैसे आप हमारे सारे प्यारे बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं? इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं कि चलो बैठे थे तो रीट की तैयारी कर लेते हैं, नहीं। उद्देश्य क्या है इस तैयारी के पीछे, इस अधिगम के पीछे, इन कक्षाओं के पीछे, इन संपूर्ण प्रक्रिया के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हमें आगे जाके शिक्षक बनना है और कुशल शिक्षक बनना है। यह सारी जांच ही कुशल शिक्षक बनने की है। ठीक है, नेक्स्ट, अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। व्यवहार का परिमार्जन है। हम उत्तरोत्तर यही चीज पे चर्चा करते आए हैं। आगे चलिए, अधिगम में मूल प्रवृत्ति, प्रतिवर्त, परिपक्वन, इन तीन के कारण आए गए परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं। भूख लगना और भूख लगने पर खाना खाना कोई अधिगम नहीं है भाई साहब, जरूरत है जीवन की। मूल प्रवृत्ति है, भूख लगेगी, अधिगम नहीं माना जाएगा। रिफ्लेक्सेस, प्रतिवर्त, कोई चीज एकदम से आपके सामने है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी के सामने कुत्ता आ गया, क्या करेंगे? ब्रेक ही लगाएंगे, करेंगे क्या? उसमें अधिगम की क्या आवश्यकता है? क्या आपको सिखाया जाएगा, उत्तरोत्तर अभ्यास कराया जाएगा कि गाड़ी के सामने कुत्ता है तो ऐसे ब्रेक लगाओ? नहीं नहीं नहीं, प्रतिवर्त है। परिपक्वन स्वाभाविक रूप से होता है, जन्म लिया है, परिपक्वता आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक क्रिया है। अधिगम को कोई महत्व नहीं है, कोई आपको नहीं सिखाता कि आपका वजन कैसे बढ़ाएं, आपका हाइट कैसे बढ़ाएं, आपकी आंखों का रंग कैसा बनाएं। क्या कोई प्रक्रिया है जो ये सिखा दे कि आंखों का रंग कैसा बनाना है पैदा होते ही? नहीं, परिपक्वन है। हाथ ऐसे होंगे, मुंह ऐसा होगा, नाक ऐसी होगी, परिपक्वन है। तो इनके कारण हुए हुए परिवर्तनों को हम अधिगम नहीं कहते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चा कि एक प्रश्न में से आना चाहिए ही। आइए आगे चलते हैं। अधिगम सतत प्रक्रिया है और सार्वभौमिक है। सतत है यानी कि हमने पहले भी कहा कि ये लगातार चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। सार्वभौमिक क्यों है? क्योंकि सभी अधिगम करते हैं, सभी अधिगम करते हैं, इस क्रिया का नहीं तो उस क्रिया का। बहुत साधारण शब्दों में कहें तो हर कोई हर पल कुछ ना कुछ सीख ही रहा है, और क्योंकि हर पल सीख रहा है और हर कोई सीख रहा है तो भैया हो गई ना सार्वभौमिक। चलिए, अधिगम अर्जित प्रक्रिया है, यह व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी। क्योंकि अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, अधिगम को हम अर्जित करते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि यह सामाजिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। सामाजिक कैसे हो सकता है? सामाजिक कैसे हो सकता है? क्या कोई एक उदाहरण सोच सकता है? आइए हम बताते हैं। समाज क्या होता है? चलिए, समाज क्या होता है इसका उत्तर आप सोचिएगा। मैं आपको एक और सवाल पूछती हूँ, बच्चे का पहला समाज क्या होता है? बच्चे का पहला समाज होता है विद्यालय। आपने बीएड की किताबों में पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। विद्यालय में जाने के कारण
जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, देखो भाई अभी इसने स्कूल जाना शुरू किया है, थोड़े दिनों में इसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ऐसा सभी लोग सोचते हैं जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है। और निश्चित रूप से अध्यापकों और व्यवस्थाओं के अनुरूप प्रयत्न रूप होने से परिवर्तन आता भी है। वह अधिगम है। वह कैसा अधिगम है? कैसा है? सामाजिक है। सामाजिक है। बहुत ही प्रचलित आपने एक वाक्य सुना होगा अपनी माओं को, बड़ी बहनों को, बुआओं को, बेटियों को कहते हुए, अरे बेटा रोटी बनाना सीख ले, ससुराल में जाके काम आएगी। ससुराल में जाके क्या काम आएगी? ससुराल में जाके ससुराल की परिस्थितियों में समायोजित होने में मदद होगी। रोटी बनाना, बना के खिलाना सामाजिक कार्य हो सकता है, सामाजिक अधिगम हो सकता है, समाज में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हो सकता है। ऐसे कई कार्य होते हैं। और यह व्यक्तिगत भी हो सकता है। ऐसी भी कई चीजें हैं जिनका हम अधिगम करते हैं केवल खुद के लिए, स्वयं के लिए। जैसे एक मां ने अपने बच्चे को बोला, बेटा सोने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करना है। व्यक्तिगत अधिगम है। किसी दूसरे के बच्चे को वो मां जाके नहीं बोलेगी कि आप सभी को सोते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करना है। नहीं, मेरा बच्चा है, वो बच्चा ता उम्र अधिगम उसका स्थायी रहेगा, अपेक्षाकृत स्थायी रहेगा कि वह सोने से पहले प्रभु का नाम लेगा। आइए, अधिगम व्यक्ति का संपूर्ण परिस्थिति के लिए प्रतिक्रियात्मक पक्ष है। अधिगम सृजनात्मक होता है। सृजनात्मक क्यों होता है? क्योंकि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जहां नवीनता है वहां सृजनात्मकता है। इसीलिए अधिगम जो है वो सृजनात्मक होता है। अधिगम में समायोजन निहित है। समायोजन क्यों निहित है? हर अधिगम प्रक्रिया हमें विभिन्न परिस्थितियों से समायोजित होने में मदद करती है, और क्योंकि वो मदद करती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अधिगम जो है वो उसमें समायोजन निहित होता है। उठना, बैठना, खाना पीना अर्जित प्रक्रिया है। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे साड़ी पहननी है, कैसे बाल बनाने हैं, कैसे रिबन बांधना है, कैसे टाई बनानी है, बहुत छोटी छोटी चीजों का हम जीवन पर्यंत अधिगम करते रहते हैं। और ये छोटे छोटे अधिगम हमें समायोजन में मदद करते हैं, समाज के समायोजन से मदद करते हैं, परिवेश के समायोजन से मदद करते हैं, वातावरण के समायोजन से मदद करते हैं। अधिगम परिणाम नहीं अपितु एक प्रक्रिया है। यह किसी भी तरीका परिणाम नहीं है। प्रक्रिया क्यों है? हमने पहले बार बार कहा है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए अधिगम जो है वो परिणाम नहीं अपितु प्रक्रिया है। अधिगम बाह्य दृष्टिगत भी हो सकता है और नहीं। अधिगम बाह्य दृष्टिगत भी हो सकता है और नहीं। कैसे? बहुत ही सिंपल शब्दों में एक बात बताऊंगी आपको। आइए मेरे ही जीवन का एक उदाहरण लेते हैं। जब हम खाना बनाना सीख रहे थे तो हमारी माता जी हमारे पास आई, हमारे को बोलती हैं कि बेटा ये तो सभी सिखाते हैं कि सब्जी ऐसे छौंक लगाना है, दाल ऐसे बनानी है, रोटी ऐसे बनानी है। हमारी माता जी आके कहते हैं कि कभी भी भोजन बनाएं तो पहले मन में प्रभु को याद करें और उसके बाद भोजन बनाएं। भोजन के साथ बनाने वाले के भाव भी होते हैं। जब यह सिखाया गया तो जो अधिगम दृष्टिगत हुआ बाह्य रूप पर, वह तो यह हुआ कि भैया इनको रोटी बनानी, सब्जी बनानी, खाना बनाना आता है। लेकिन जो आंतरिक अधिगम हुआ वो केवल मुझे हुआ कि यदि मैं प्रभु का नाम लेती हूं तो भोजन जो है वो स्वादिष्ट बनता है, भावपूर्ण बनता है। तो अधिगम बाह्य भी हो सकता है, दृष्टिगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए आगे चलते हैं। अधिगम में सदैव एक प्रकार का अनुभव सम्मिलित होता है। 3 शब्द हमें कभी नहीं भूलना है बेटा। अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण। कभी नहीं भूलना ये शब्द, अधिगम से जुड़े हुए हैं। तो अभ्यास सम्मिलित होता ही है। अधिगम में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इन 3 शब्दों को लेकर
कई प्रकार के प्रश्नों की रचना की जा सकती है। और कैसे की जा सकती है यह भी आने वाले इसी कक्षा में मैं आपको बताऊंगी कि ये 3 शब्द क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ये हमने देख लिया कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, और ये मैं समझा चुकी हूं कि स्थायी अपेक्षाकृत स्थायी क्यों होते हैं, रिलेटिवली कांस्टेंट क्यों होते हैं। लेकिन आगे के कुछ मिनटों में मैं आपको यह समझाऊंगी, जब हम प्रश्न लेंगे, कि इसका दूसरे प्रश्नों पे क्या अर्थापन किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। ये मनोवैज्ञानिक घटनाओं का क्रम थोड़ा सा समझते हैं हम, बहुत सी सिंपल उदाहरण में समझते हैं। मैं किसी बगीचे में गई और मेरी इंद्रियों ने एक गुलाब का फूल देखा। अब ये गुलाब का फूल जब मेरी इंद्रियां देखेगी, यानी मेरी आंख देखेगी, वो एक मैसेज भेजती है दिमाग को एक मैसेज भेजा, मस्तिष्क को, माइंड को, ये क्या है जो मैं देख रही हूँ। माइंड तुरंत एक रिफ्लेक्स भेजता है, एक प्रतिवर्त भेजता है। क्या भेजता है? अरे ये तो गुलाब का फूल है। और जैसे ही ये भेजता है कि गुलाब का फूल है, नाक स्वाभाविक रूप से कह देती है, मस्तिष्क नाक को कह देता है क्या मीठी खुशबू है इसकी, क्या भीनी खुशबू है इसकी। ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है इंद्रियों से ज्ञान अर्जन में कार्य आती है, और अधिगम की प्रक्रियाओं में इंद्रियां भी सक्रिय रहती है। ये आप याद रखिएगा। ये सभी घटनाएं एक मनोवैज्ञानिक क्रम में होती है, मनस के अनुरूप होती है, माइंड के अकॉर्डिंग होती है, और माइंड के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए साइकोलॉजिकल ऑर्डर हमेशा होता है अधिगम प्रक्रिया में। बिना मनोवैज्ञानिक घटनाक्रमों के अधिगम संभव है ही नहीं। आइए आगे चलते हैं। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन क्या होता है? निष्पादन का इंग्लिश वर्ड है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस अलग चीज है और लर्निंग अलग चीज है। मेरा डांस सीखना अधिगम है, स्टेज पे परफॉर्म करना निष्पादन है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन किसी चीज का निष्पादन करने के लिए अधिगम अनिवार्य होता है। आगे चलते हैं। और कुछ परिभाषाएं हैं जो मुझे लगा कि उत्तरोत्तर पूछी तो नहीं गई हैं, लेकिन पूछी जा सकती हैं क्योंकि प्रचलन इनका भी बढ़ गया है। आइए देखते हैं उन्हें। गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। बहुत ही सामान्य परिभाषा है, इन्होंने केवल व्यवहार पर ही बल दिया है, लेकिन शब्द जो है इन्होंने काम में लिया है वो है सीखना। तो यदि इस तरीके से सीखने से शुरू होने वाली कुछ परिभाषाएं मैंने यहाँ पे इसलिए रख दी हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अधिगम को सीखने से इंटरप्रेट करके एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि परिभाषा तो मैंने सीखने की दी है, बच्चा अधिगम जांच लेता है या नहीं। तो इस तरीके के प्रश्नों के साथ जो खेल है वो एग्जामिनर खेल सकता है, इसलिए सीखने से संबंधित कुछ परिभाषाएं मैंने आप लोगों के लिए यहाँ एकत्रित की हैं। एक गेट्स की परिभाषा आप देख चुके हैं, 2 वर्ड हम बता चुके थे। चलिए अपने माइंड में रिकॉल कीजिए। बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। एक गेट्स की परिभाषा सीखने शब्द से शुरू होती है। सीखने का संबंध स्थिति के क्रमिक परिचय से होता है। सीखने का संबंध स्थिति के क्रमिक परिचय से होता है। जिस क्रम में घटनाएं हो रही है, परिस्थिति जिस क्रम में आ रही है, उसी क्रम में उसके समाधानों का अधिगम होता है। उसी क्रम में उस घटना का, उस परिस्थिति का अधिगम किया जाता है, सीखा जाता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना नया कार्य करना तभी है। यह तो हम सभी मानते हैं कि नया कार्य करना सीखना है, लेकिन वुडवर्थ यह कहते हैं कि हम तब इसे नया कार्य मानेंगे जब यह कार्य फिर से किया जाए और दूसरे कार्यों में प्रकट हो। यानी कि एक बार किसी रूप में मैंने किसी चीज का, किसी प्रक्रिया का अधिगम कर लिया है, तो मिलती जुलती प्रक्रियाओं में मैं उस प्रक्रिया का रूप प्रस्तुत कर सकूं, उस अधिगम को अप्लाई कर सकूं, तब हम मानेंगे कि वह अधिगम है। यानी कि मिलती जुलती सी परिस्थितियों में जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, जो अधिगम मुझे हुआ है, उसको मैं अप्लाई कर सकूं।
काम में ले सकूं, अनुप्रयोग कर सकूं, तब हम उसको अधिगम मानेंगे, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं। केवल वुडवर्थ ने ही इस प्रकार की परिभाषा दी है, तो यदि आ जाए तो याद रखिएगा। मार्शल ने कहा है सीखने की असफलताओं के कारण समझने की असफलताएं हैं। सीखने में ही असफल हो तो समझोगे कैसे? जब सीखने में ही असफल हो तो समझोगे कैसे? इसीलिए अधिगम को उचित रूप से करना उतना ही आवश्यक है जितना कि उचित रूप से अधिगम करना हो, और अनुचित रूप से, अनुचित का अर्थ है कि केयरलेसली हम मान ले, उसमें उतना ही अंतर है कि भोजन करना और प्रेम से भोजन करना। 5 मिनट मिले, फटाफट फटाफट ऑफिस वाले खाना खाते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, बस पेट में डालना है कैसे भी, लेवल ऑफ एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन भोजन कैसे किया जाना चाहिए? चाहे 1 रोटी भी खाएं, लेकिन प्रेम से खाएं। आइए आगे चलते हैं। योकम और सिम्पसन के अनुसार सीखना सामाजिक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। देखिए याद रखिएगा, सिम्पसन ने क्या कहा है कि सामाजिक वातावरण के अभाव में अधिगम जो है वह सक्सेसफुल है ही नहीं, संभव है ही नहीं। इसके अलावा अधिगम से जुड़े कुछ शब्द हैं जो प्रचलित हैं। पहला है अनुकूलन। किसने कहा था? याद कीजिए, पिछली स्लाइड में बता चुकी हूं। किसने कहा था अनुकूलन? बिल्कुल सही, स्किनर जी ने कहा था अनुकूलन। तो अनुकूलन अधिगम है। अनुभवों का संगठन अधिगम है, हम चर्चा कर चुके हैं। अधिगम सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय होगा तो अधिगम होगा ही कैसे? वातावरण की उपज है, बिल्कुल सही बात है। उद्देश्यपूर्ण है, हम चर्चा कर चुके हैं। सार्वभौमिक है, हम चर्चा कर चुके हैं। इन सारे ही शब्दों की हम चर्चा कर चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। अधिगम से जुड़े कुछ मिलते जुलते से शब्द हैं जिनको एग्जामिनर घुमा फिरा के आपसे पूछता है। पहला है परिपक्वता। अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है वह मैंने यहां सारणी पे प्रस्तुत कर दिया है। और परिपक्वता के अलावा एक और शब्द पे हमें चर्चा करनी है, वो है अभ्यस्तता। तो आइए पहले परिपक्वता पे चर्चा करते हैं, फिर अभ्यस्तता पे चलेंगे। परिपक्वता के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है और अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। हम पहले भी कह चुके हैं कि अधिगम जो है वह जन्मजात नहीं है, लेकिन परिपक्वता, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, घड़त बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना, परिपक्वता के लक्षण जन्मजात प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकार के अधिगम का कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है, स्वाभाविक रूप से नहीं चलती, अपितु हम अधिगम को, ज्ञान को अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। आइए नेक्स्ट। यह सहज जातिगत है। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी परिपक्व होते हैं, लेकिन अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है। बहुत ध्यान से याद रखिएगा इन चीजों को। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम अभ्यास और अनुभव पर निर्भर प्रक्रिया है। अभ्यास और अनुभव पर निर्भर प्रक्रिया है। हम ये देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। यह मुख्यतः शारीरिक प्रक्रिया है और यह मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है यह? परिपक्वता क्या है? मुख्यतः शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम क्या है? मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम इस चीज पे चर्चा कर चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करती है। सीखने पर निर्भर क्या करता है? अधिगम। जितना अच्छे से सीखोगे उतना अच्छा अधिगम होगा भैया, बहुत ही सिंपल है। परिपक्वता में अभ्यास का महत्व नहीं है, लेकिन अधिगम में अभ्यास एक महत्वपूर्ण घटक है। हम बार बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, दोहराना फिजूल है। आगे चलिए।
यह प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती। परिपक्वता प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती। प्रेरक क्या होते हैं? जो हमें प्रेरणा देते हैं। किस कार्य की प्रेरणा देते हैं? किस कार्य की प्रेरणा देते हैं? कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं, हमें कार्य की तरफ धकेलते हैं, हमें अपने उद्देश्यों की तरफ धकेलते हैं। और हमने पहले भी कहा है कि अधिगम जो है वो सौद्देश्य प्रक्रिया है। उद्देश्य निर्धारित है, इसीलिए अधिगम करना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रेरकों का बहुत महत्व है। प्रेरकों के अलावा आवश्यकताओं का, अभिप्रेरणाओं का, लक्ष्य का अधिगम में महत्वपूर्ण सोपान माने जाते हैं। आगे जाके आपको इसके सोपान पढ़ाए जाएंगे, तब आपको और समझ में आएगा। आगे चलते हैं। परिपक्वता में किसी प्रकार के पुनर्बलन का कोई भूमिका है ही नहीं, लेकिन अधिगम में पुनर्बलन की भैया बहुत भूमिका है। हमारे महोदय स्किनर महोदय ने तो इस पे संपूर्ण सिद्धांत बना रखा है। हम इस सिद्धांत को पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि पुनर्बलन क्या है। पुनर्बलन का अर्थ ये होता है कि यदि किसी कार्य को किया जाए तो उस व्यक्ति को प्रतिपुष्टि दी जाए, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक। वाह बेटा बहुत अच्छा किया, नहीं नहीं बेटा इसको इस तरीके से नहीं, ऐसे करना था। चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, लेकिन पुनर्बलन जो है वो अधिगम को अभिप्रेरित करता है। आगे चलिए। परिपक्वता जीवन पर्यंत नहीं चलती है, यह एक अवस्था पे जाके रुक जाती है। हाइट एक एज में जाके बढ़ना बंद हो जाती है, आंखों का कलर स्टैटिक हो जाता है, मस्तिष्क का घड़त विकास बंद हो जाता है। परिपक्वता जीवन पर्यंत नहीं चलती है, लेकिन हमने बार बार कहा है कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट लेते हैं। परिपक्वता मनुष्य की संभावनाओं की सीमा का निर्धारण करती है। अभी ये शब्द बड़ा तकलीफदेह है, संभावनाओं की सीमा। संभावनाओं की सीमा से हमारा क्या तात्पर्य है? देखिए बहुत खूबसूरत चीज है। सोचिए मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। यदि मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है और मुझसे कहा जाए भैया 8 इंच पे रखा हुआ वो बक्सा उतार दीजिए, तो मैं क्या कहूंगी? अरे भाई ये तो मेरी क्षमता में ही नहीं है, ये तो मेरी संभावना की सीमा है। मुझे कोई स्टूल ला दो, कोई हेल्प कर दो, या कोई लंबे व्यक्ति को बुला लो जो आपका 8 इंच का वो उतार सके। तब हमारी सीमा है। परिपक्वता हमारी संभावना की सीमा को निर्धारित करती है, लेकिन अधिगम मनुष्य की संभावनाओं के भीतर अर्जित कौशल है। संभावनाएं है जितनी ही हैं, उसके बावजूद भी मैं अपनी संभावनाओं को कुशलतापूर्वक अर्जित कर सकती हूं। प्रभु ने सभी को कंठ नहीं दिया है। जब किसी को संगीत सिखाते हैं ना, तो उसको कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे गायक हैं, लेकिन लता जी का नाम, या शायद मेरे लिए लता जी प्रेरणादायक हैं इसलिए मैं लता जी का नाम लेती हूँ, किसी से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन लता जैसी दूसरी नहीं हुई। एक बार मुझे मेरी एक अध्यापिका ने बोला, बेटा लता जैसी कोई दूसरी नहीं हुई। हमने लता को अपना आइडियल मान लिया। लता जैसी और कोई नहीं है भाई साहब, लता जैसा कोई गा नहीं सकता। काफी समय तक ये चीज परिचित रही, लेकिन कम से कम मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। हर कोई लता नहीं हो सकता, लेकिन लता बनने के लिए प्रभु ने जिसको कंठ दिया हो वो प्रयत्नशील तो रह सकता है, अधिगम तो कर सकता है, प्रशिक्षण तो ले सकता है, अभ्यास तो कर सकता है। इसीलिए मनुष्य की संभावनाओं के भीतर अर्जित कौशल है अधिगम। आइए आगे चलते हैं। हम अभ्यस्तता की चर्चा करना भूल गए। आइए अभ्यस्तता की बात करते हैं। हैबिचुएशन। देखिए इन शब्दों को इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी आने पर, कोई द्वंद्व आने पर, अंग्रेजी की जो भाषा है उसको हमेशा फाइनल माना जाता है। इसलिए सुनिए, लर्निंग आप जानते ही हैं अधिगम को कहा जाता है, परिपक्वता को कहा जाता है मैच्योरिटी।
परिपक्वता को कहा जाता है मैच्योरिटी, और अभ्यस्तता को कहा जाता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन मतलब आदत बन जाना। अब अभ्यस्तता का उदाहरण देखिए, कल रात को हमारे मोहल्ले में एक विवाह था। अब विवाह उत्सव है तो नाच गाना तो होगा ही, लेकिन उनको थोड़ी पता है कि मेरे प्यारे बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें डिस्टर्ब होगा। काफी देर तक हमारे बच्चे सोचते रहे कि अरे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है पढ़ने में, एकीकृत नहीं कर पा रहे हम, दिमाग नहीं लगा पा रहे, हम सोच नहीं पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं। 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, लेकिन जाके बोले कौन और क्यों बोले? किसी के घर में विवाह है, वो प्रसन्नचित्त है, वो नाच रहा है, वो उत्साह मना रहा है, तो फिर क्या किया जाए? क्या नहीं पढ़ा जाए आज? नहीं, यदि आज नहीं पढ़ेंगे तो टारगेट पूरा नहीं होगा, कोर्स खत्म नहीं होगा, हमारा इम्तिहान आ रहा है, क्या करा जाए? देखो, कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश शुरू की। जब कोशिश शुरू की तो धीरे 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 सुनना बंद हो गया, कानों में शब्द जा रहे हैं लेकिन कान अभ्यस्त हो गए, हैबिचुएशन हो गया उस साउंड का, उस ध्वनि का, उस तीव्र ध्वनि का, और हमने क्या किया? पढ़ना पुनः चालू कर दिया। यदि किसी वजह से, किन्हीं परिस्थितियों से व्यवहार में परिवर्तन आए और वह परिवर्तन स्थायी नहीं है तो वह अभ्यस्तता है। क्योंकि जब तक वो ध्वनि चल रही है, आपके कर्ण जो है उस ध्वनि की तीव्रता को सहन करने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन जैसे ही वह ध्वनि खत्म होती है, हमारा पूरा फोकस कहां चला जाता है? पुनः शांति पर चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, मान लीजिए पास में गाना बज रहा है, यदि व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और उसकी बात के बीच में ही वह गाना रुक जाए और वो फिर भी तेज बोले, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई, इतना तेज क्यों बोल रहे हो? खत्म हो गया वो तो, बंद हो गया, धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल। यानी कि अधिगम नहीं हुआ है, स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ है, अपितु केवल अभ्यस्तता हुई है। क्या हुई है? केवल अभ्यस्तता हुई है। आइए, अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है गामक, दूसरा है प्रतिबोधात्मक, तीसरा है संकल्पनात्मक। गामक का अर्थ यह है कि यदि शरीर के विभिन्न अंग अनुक्रिया करें, देखिए बहुत ही सुंदर शब्दों में इसको लिखा गया है। देखिए, गामक अधिगम वह है जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ, यानी कि पर्यावरण के नियंत्रण में मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि प्रशिक्षण किसका हो रहा है? मांसपेशियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। आईपीएस की ट्रेनिंग चल रही है साहब, क्या सीखेंगे? बंदूक चलाना सीखना है साहब, दौड़ना सीखना है साहब, चढ़ना सीखना है, उतरना सीखना है, भागना सीखना है, मांसपेशियां हो रही है। स्पोर्ट्समैन है, क्या करते हैं? गामक अधिगम करते हैं, अपनी मांसपेशियों को टोन करते हैं। वह गामक अधिगम है जिसमें प्रशिक्षण किसका हो रहा है? मांसपेशियों का प्रशिक्षण हो रहा है। उसको हम किस श्रेणी में डालेंगे? गामक अधिगम की श्रेणी में डालेंगे। दूसरा है प्रतिबोधात्मक। प्रतिबोधात्मक अधिगम के अंतर्गत इंद्रियों का उपयोग करके विभिन्न विचारों के सीखने की प्रक्रिया होती है। प्रतिबोधात्मक इंद्रियों के द्वारा। देखिए, बहुत ही सुंदर उदाहरण पेश करूंगी, हो सकता है आपकी इंद्रियां भी सक्रिय हो जाए। हमने पहली बार जोधपुर में एक मिष्ठान बनता है जिसे कहा जाता है मावे की कचौरी। बहुत ही स्वादिष्ट वह मिष्ठान है। तो जब वो पहली बार जिह्वा पर रखा तो जिह्वा ने और मन ने और मस्तिष्क ने बोला, वाह क्या स्वाद है, मजा आ गया, तृप्त हो गए। तो हमने वो कचौरी खा ली। कौन सी इंद्रिय सक्रिय रही? जिह्वा। खा ली। अब जब क्या हुआ कि दोबारा उस दुकान के सामने से जाना हुआ, एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है जनता मिष्ठान भंडार, वहां से हम निकले सामने से,
तो तुरंत अपने पिताजी को बोला, अरे पिताजी एक मावा की कचौरी तो खवा दो। जैसे ही वो मावे की कचौरी सामने आई, हमको दी नहीं गई, हमको परोसी नहीं गई, हमने चखा नहीं, केवल वो सामने पड़ी है वहां, पैसे दे के ले भी नहीं अभी तक, और मुंह में उस कचौरी का स्वाद आ गया। अरे मावे की कचौरी खाएंगे, वाह। प्रतिबोधात्मक अधिगम, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर लिया उसको, अधिगम कर लिया कि इसका जो स्वाद है वो अत्यंत मीठा है, अत्यंत स्वादिष्ट वह वस्तु है, खाने योग्य है, बार बार खाने योग्य है। देखिए मेरे को तो नाम सुन के भी मुंह में पानी आ रहा है। प्रतिबोधात्मक अधिगम है। आज भी परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी है। कैसे स्थायी है? जब तक नहीं खाई थी तो पता ही नहीं था कि मावे की कचौरी नाम की कोई ऐसी मिष्ठान हो सकता है, लेकिन जब खा ली है तो उससे बेहतर कुछ लगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम प्रतिबोधात्मक अधिगम कहते हैं। संकल्पनात्मक अधिगम, संकल्पना के स्तर पर किया जाने वाला अधिगम, इसमें चिंतन, तर्क आदि महत्वपूर्ण साधन होते हैं। संकल्पना की बात सोचिए, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कल्पना, संकल्पना। वह जो नहीं है उसको देखना, वह जो नहीं है उसके बारे में चिंतन करना, वह जो उपस्थित नहीं है, दृष्टिगत नहीं है, सापेक्ष रूप में सामने नहीं है, फिर भी उसको सोच के उसके बारे में प्रयत्न करना संकल्पना है। चिंतन करना। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने, हमारे दार्शनिकों ने कैसा अधिगम प्राप्त किया है? संकल्पनात्मक अधिगम प्राप्त किया। लाखों सिद्धांत लिख दिए। कहां से लिख दिए? कहीं लिखे हुए थोड़ी थे, संकल्पना के आधार पर किए। संकल्पनाएं की, चिंतन किया, तर्क किए, शास्त्रार्थ किए, तब जाके कहीं एक सिद्धांत बनता है साहब। संकल्पनात्मक अधिगम। आइए, ये तीनों ही प्रकार के अधिगम आप लोगों को ध्यान रहने चाहिए। इन तीनों ही प्रकार के अधिगमों पे प्रश्न बन सकता है। गामक अधिगम पे यदि प्रश्न पड़ेगा तो दिखती सी बात है, किसी ना किसी क्रिया से संबंधित उदाहरण देके प्रश्न पूछा जाएगा। यदि प्रतिबोधात्मक पे बनेगा तो किसी न किसी विचार की प्रक्रिया या इंद्रिया के प्रयोग का कोई उदाहरण देके पूछा जाएगा। और संकल्पना तो आप समझ ही गए होंगे कि वो चिंतन या तर्क के आधार पर या दर्शन के आधार पर इस तरीके के किसी उदाहरण से प्रश्न पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट, यह अधिगम की प्रक्रिया है। देखिए डेशियल के अनुसार एक सवाल तो यही बन गया, यह चरण किसने दिए, ये सोपान किसने दिए? डेशियल ने दिए। बहुत ही स्वाभाविक सरल प्रश्न है, आने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ चरणों पे प्रश्न जरूर बनाया जा सकता है। हम बहुत अच्छे से देखेंगे। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले यहां समझिए। सबसे पहला सोपान है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की अंग्रेजी होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा यानी, मैंने अभी आप लोगों को बताया था अभिप्रेरक क्या होते हैं। वह जो हमें किसी कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं, उसी को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। कार्य को करने की इच्छा प्रदान करना, कार्य को करने की गति प्रदान करना, कार्य की तरफ धकेलने का कार्य जो करती है वो होती है अभिप्रेरणा। एक किस्सा सुनते हैं। मेरा एक विद्यार्थी एक दिन मेरे पास आया, मुझे बोलता है, बीएड में कभी हमारे पास पढ़ा होगा, वो मेरे पास आया, मुझे बोलता है कैसे हैं मैम? मैंने बोला बहुत अच्छे बेटा जी, आप क्या कर रहे हैं? वो बोले मैडम मैं आईएएस की परीक्षा दे रहा हूँ। मैं बड़ी प्रसन्न हुई, अरे मेरा विद्यार्थी आईएएस की परीक्षा दे रहा है तो खुशी होना चाहिए। मैंने उससे पूछा बेटा आईएएस क्यों बनना चाहते हो, क्या कारण है? उसका उत्तर इतना रोचक था। उसका उत्तर यह था कि मैम, बच्चा मारवाड़ी में था,
तो मारवाड़ी में ही उसका उत्तर सुनिए, जिनको मारवाड़ी पूरी तरह नहीं समझ में आती उनके लिए हम दोहराएंगे। तो मारवाड़ी में उत्तर सुनिए। उसने मुझे कहा मैडम केवल वेज वेज का लाल बत्ती री गाड़ी में बैठे, मने वाला लाल बत्ती री गाड़ी में बैठना गा, लाल बत्ती री गाड़ी में घूमना। यानी कि वो जो सुविधाएं एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है, उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जो है वह बालक आईएएस ऑफिसर बन रहा था, बनना चाह रहा था, बन रहा नहीं था, बनना चाह रहा था। अभिप्रेरणा क्या थी उसके लिए? उसके आईएएस के एग्जाम की देने की अभिप्रेरणा क्या थी? वो लाल बत्ती की गाड़ी। उस अभिप्रेरणा के आधार पर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया। लक्ष्य को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एम, या कहीं कहीं पे आपको गोल लिखा हुआ दिखाई देगा, GOAL, गोल। उस अभिप्रेरणा के आधार पर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया, और वो लक्ष्य क्या रखा उसने कि भैया मुझे आईएएस बनना है। तो दो चीजें निर्धारित हो गई। देखिए आप इस चित्र पे आते हैं। पहली चीज, अभिप्रेरक निर्धारित है, अभिप्रेरक हो गया, लक्ष्य निर्धारित हो गया। अब यहां से यहां तक का सफर तय करना है भाई साहब। तो क्या करना है? क्या करना है? आइए देखते हैं। जब हम किसी चीज से अभिप्रेरित होकर किसी लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे कई बाधाएं बीच में आती हैं। ये बाधाएं हमें लक्ष्य की ओर जाने से रोक देती हैं, और बाधाओं का आना अटल है। अटल क्यों है? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हम जब वह सफर शुरू करते हैं, तो आज मान लीजिए आपको जोधपुर से जयपुर जाना है, जयपुर से कोटा जाना है, कोई भी डेस्टिनेशन आप निर्धारित कर लीजिए, कोई भी जगह, जगह का कोई महत्व नहीं है, उदाहरण पर ध्यान दीजिए। यदि मुझे जाना है तो मैं सबसे पहले सोचूंगी साधन कौन सा लूं, ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं, कार से जाऊं, कैसे जाऊं। हाँ भाई निर्धारित हो गया, सभी घर वालों ने कह दिया कार से चलेंगे, चलिए कार से चलेंगे। तो क्या ऐसा है कि आपने वो सफर शुरू किया और कोई बाधा ही नहीं आएगी? आप निरंतर चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे और अपने यथास्थान पर पहुंच जाएंगे? नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये संभावना तो हो ही नहीं सकती। बाधाओं का आना तो अटल है। तो तीसरा सोपान होता है बाधा। बाधाएं आई, बाधाओं से निपटारा करने के लिए क्या किया हमने विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं की। चलो यहां से नहीं, यहां से घूम लेते, अरे यहाँ पे रोड खराब है तो यहां से चले जाते, चलो यहाँ पे ढाबा नहीं है तो यहाँ आ जाते। कैसे भी करके इधर से उधर से कैसे भी इन बाधाओं को पार करना है मुझे। कैसे पार करूंगी? निरंतर प्रयत्नशील होके। निरंतर प्रयत्नशील कैसे होंगी? बहुत अधिक बाधाएं आने लग गई तो क्या होगा? हतोत्साहित हो जाऊंगी, उदास हो जाऊंगी, नहीं जाना यार, रहने दो, क्या करना है जाके, थक गए हम तो। प्रयत्नशील कैसे रहूंगी? अनुक्रियाएं कैसे होती रहेंगी? तब होती रहेंगी जब कोई मुझे कहे नहीं नहीं, अरे आधे से ज्यादा रास्ता तो पार हो गया, अब तुम हार मान रहे हो, चलो चलो उठो उठो, चलते चलते चलो चलो, अरे ये वाला टोल बंद है तो कोई बात नहीं, अपन उधर से घूम के ले लेंगे, चलो जोधपुर ही तो पहुंचना है, पाली होके ले लेंगे, बनाड़ होके ले लेंगे, कहीं से भी ले लेंगे, चलो। हाँ बात तो सही कह रहे हो भाई, हम आधे रास्ते तो आ गए। प्रयत्न कैसे होगा? प्रयत्न होगा जब कोई मुझे पुनर्बलित करे। पुनर्बलित करे, वाह वाह, इतना तो तुमने कर दिया बेटा, बहुत बढ़िया। अब तो देखो आधे से ज्यादा सिलेबस तो तुम पढ़ चुके हो, अब तो केवल तुमको थोड़ा सा ही सिलेबस करना है। अरे हार मत मानो, हिम्मत रखो, चलो चलो। हम वापस खड़े हो गए, हम वापस पुनः रवाना हो गए। रवाना होते 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 हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, यानी कि लक्ष्य तक पहुंच गए। लक्ष्य के पहुंचने के बाद भी अधिगम का एक सोपान बाकी रह जाता है, जिसको हम कहते हैं सामान्यकरण। सामान्यकरण का इंग्लिश शब्द है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन
जनरलाइजेशन जो शब्द है वो विज्ञान से लिया गया है। जनरलाइजेशन का अर्थ यह होता है बेटा कि किसी एक बंद कमरे में, लेबोरेटरी में किसी प्रकार का जो हम प्रयोग करते हैं उस प्रयोग को आम लोगों पर डाल देना, जनरलाइज कर देना। बहुत साधारण उदाहरण दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे बना, सभी को ध्यान है। एप्पल तो एक ही गिरा था, सेब तो एक ही गिरा था पेड़ से, लेकिन नियम क्या बनाया गया कि जो भी वस्तु ऊपर है वो हमेशा नीचे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसे नीचे की ओर ही खींचेगा, यानी कि जो भी वस्तु ऊपर की ओर उछाली जाएगी वह नीचे आएगी। गुरुत्वाकर्षण बल हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक यह है कि जो नियम केवल एक सेब के गिरने से बना वो आज सारी वस्तुओं पर लागू कर दिया गया है, उसको सामान्यकृत कर दिया गया है, जनरलाइज कर दिया गया है। इसीलिए जब हम किसी चीज के अधिगम की प्रक्रिया को शुरू करते हैं और इन सभी सोपानों को पार करके यहां तक पहुंच जाते हैं, तब हमने जो अधिगम किया है उस अधिगम का हम सामान्यीकरण कर देते हैं, उसको समान परिस्थितियों पर लागू कर देते हैं। ठीक है? अब इन सोपानों को हम एक बार पुनः पढ़ेंगे। सबसे पहला अभिप्रेरणा, दूसरा लक्ष्य, तीसरा बाधा, अनुक्रिया, पुनर्बलन और सामान्यीकरण। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यह अधिगम के चरण है। क्या है? अधिगम के चरण है। अब इन चरणों को समझने के लिए हम एक बहुत सुंदर सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि भाई इस वर्ष जो है हम रीट की परीक्षा देंगे। क्या देंगे? हमने गूगल बाबा को खोला, हमारा सबसे महत्वपूर्ण बाबा गूगल बाबा मुझे बड़ा प्रिय है, आशा करती हूँ आप लोगों को भी होगा। तो गूगल बाबा खोला, वहां पे लिखा रीट 2022। जैसे ही टाइप करके सर्च बटन दबाया वैसे ही हमारे पास कई ऑप्शंस आ गए, 1 2 3 4। हाँ भाई, इतनी सारी वेबसाइट्स खुल गई। क्या करें हम आगे? यानी कि इस चीज के लिए हमारे पास ये सारे तथ्य आ गए। क्या आ गए? यह सारे तथ्य आ गए। अब हमने कहा ये सब तो सही नहीं हो सकते, तो भैया आपने तो ऑथेंटिक वेबसाइट ढूंढो, जहां पे ऑथेंटिक विज्ञप्ति जारी की गई थी वो वेबसाइट ढूंढो। तो हमने कहा भाई ये जो वेबसाइट ए है ये ऑथेंटिक है। फिर हम इन तथ्यों में से, देखिए बेटा अब ध्यान दीजिएगा, अधिगम के चरण है। पहले अधिगम क्या करना है ये निर्धारित किया, कर लिया। फिर उससे संबंधित तथ्य इकट्ठे किए, कर लिए। अब इन तथ्यों में से जो वांछनीय तथ्य है वो हम ग्रहण करेंगे, यानी कि हमें जो चाहिए वो सूचना हम ग्रहण करेंगे। हमने सूचनाएं ग्रहण क्या की? सूचनाएं एकत्रित कर ली। हाँ भाई, हमको वेबसाइट ए पे जाके कार्य करना है। अब हम खाली क्या देख रहे हैं? वेबसाइट ए को देख रहे हैं। इसमें से एक्स वाई जेड जितनी भी सूचनाएं हैं सब हमने ग्रहण कर ली, एकत्रित कर ली। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास सिलेबस आ गया भाई, सूचना आ गई, ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए टॉपिक पढ़ना है, बी टॉपिक पढ़ना है, सी डी ई एफ, इतने टॉपिक पढ़ने हैं भैया हमको। चलिए भाई, हमको इतने सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं, सूचना सारी एकत्रित हो गई, डाटा सारा आ गया, कंटेंट सारा मिल गया, विषय वस्तु सारी मिल गई। अब क्या करना है? ज्ञान करना है, पढ़ना है, इनके बारे में ज्ञान लेना है। एक एक करके हम सारी ही सूचनाओं का ज्ञान लेते हैं। ए टॉपिक खत्म, अधिगम हो गया, हाँ भाई हो गया। अधिगम सिद्धांत हो गए, हाँ भाई हो गए। अभिप्रेरणा हो गई, हाँ भाई हो गए। बालक और विकास हो गया, हो गया। ऐसे कर करके हम एक एक सूचना का ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। ज्ञान ग्रहण कर लिया, सब पता कर लिया,
अरे हो गया ना भाई अधिगम, सीख लिया ना हमने? नहीं जी नहीं, नहीं सीखा, क्योंकि अभी 2 चरण बाकी हैं। तो कौन से 2 चरण बाकी, आइए देखते हैं। ज्ञान ग्रहण कर लिया, लेकिन अगला चरण तब पार होगा जब आप ज्ञान की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। कब पार होगा? जब हम ज्ञान की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। हाँ भाई, थोड़ा मुझे नहीं समझाइए, मुझे भी समझा दो यार, अधिगम क्या होता है, अधिगम के कौन से चरण होते हैं, थोड़ा समझा ना। तो आपने पढ़ लिया? हाँ भाई भाई साहब मैंने पढ़ लिया। अरे आपने पढ़ लिया तो थोड़ा मुझे भी समझा देना। और हम उसको कहें समझा तो नहीं सकता मैंने पढ़ तो लिया, यानी कि अधिगम पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन यदि आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैंने सब समझ लिया है साहब, आओ आपको भी समझाता, तो आओ भाई साहब बैठो, 2 मिनट आधे घंटे बैठते हैं, सब समझ लेंगे। क्या कर रही हूं मैं यहां? इस माध्यम से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया अधिगम का, जिस ज्ञान का अधिगम किया, उसकी व्याख्या ही तो कर रही हूं बेटे। और व्याख्या क्यों कर सकती हूं? क्योंकि मैंने उस ज्ञान का अवबोध कर लिया है, क्योंकि मैंने उस ज्ञान का अवबोध कर लिया है, उसे समझ लिया है, इसीलिए कर सकती हूं। तो फिर भाई बोला अब तो मैंने समझा दिया भाई, अब तो ज्ञान पूरा हुआ, अब तो अधिगम पूरा हुआ। अभी नहीं हुआ भाई साहब। अरे आपने कहा था व्याख्या कर लूंगा तो अधिगम पूरा हो जाएगा, तो अभी भी आप तो कह रहे हो नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ भाई साहब, 1 सोपान बाकी है। अरे कौन सा बाकी है? तो बाकी है प्रज्ञान। तो फिर प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान है कि यहां जो हमने प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे हमारी समझ उत्पन्न हुई, उस समझ को परिस्थिति में अनुप्रयोग कर देना, अनुप्रयोग कर देना, अप्लाई कर देना। अनुप्रयोग कर देना, अप्लाई कर देना, इसका अर्थ यह है कि जब प्रश्न आए कि भैया अधिगम के चरण की कौन सा क्रम सही है, तो मैं सही क्रम का चयन कर सकूं, तब मैं कहूंगी प्रज्ञान हो गया है और अधिगम पूर्ण हो गया है। इसीलिए जब भी अधिगम के बारे में जानना है, जबकि अधिगम को समझना है, तो इस गोले को आपको ध्यान में रखना है। ये गोला क्या कहता है? पहले तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान, अवबोध और प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान, अवबोध और प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान, अवबोध और प्रज्ञान। यही याद हो गया? बताइए। एक सवाल तो पक्का हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पे प्रश्न आना चाहिए ही। इन कारकों को लेकर बेटा हम लोग 2 तरह के वर्गीकरण करेंगे। पहला ये है, और आने वाले पेजेस में हम दूसरा वर्गीकरण देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। आइए, सबसे पहला कारक है अधिगमकर्ता से संबंधित। अधिगमकर्ता से संबंधित मतलब जो अधिगम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। यदि पैर में चोट लगी है तो कक्षा में ध्यान नहीं जाएगा। यदि मम्मी से लड़ाई करके आई हूं तो भी कक्षा में ध्यान नहीं जाएगा। इस तन का और इस मन का स्वस्थ होना आवश्यक है अधिगम करने के लिए। नहीं तो हम बोलते रहेंगे और आप सुनेंगे नहीं। जब सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। जब समझेंगे ही नहीं तो अधिगम कैसे होगा? आई बात समझ में? नेक्स्ट, मूलभूत क्षमता और योग्यताएं। मेरी जो क्षमता और मेरी योग्यताएं हैं उनके अनुरूप ही मैं अधिगम कर सकती हूँ। यदि प्रभु ने मुझे कंठ नहीं दिया है तो मैं राग भैरवी गाने में असमर्थ हूँ, असक्षम हूँ। यदि मुझे कला नहीं दी है तो मैं चित्रकारी करने में असक्षम हूँ। लेकिन यदि मुझे कंठ दिया है तो मैं अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभवों से अच्छी गायिका बन सकती हूँ।
मूलभूत क्षमताओं और योग्यताओं का प्रभाव जो है वो अधिगम पर पड़ता है। महत्वाकांक्षाओं का और उपलब्धि अभिप्रेरणा। महत्वाकांक्षाएं और उपलब्धि अभिप्रेरणा को समझिए, बहुत ही सुंदर चीज है। महत्वाकांक्षा तो आप समझते ही होंगे, जैसे उस बच्चे ने मुझे बोली ना, लाल बत्ती की गाड़ी, इच्छा है मेरी कि लाल बत्ती की गाड़ी में बैठूं, महत्वाकांक्षा, इच्छाएं। और दूसरी चीज हमने क्या देखी, उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है बेटा, वह अभिप्रेरणा जो हमें निरंतर लक्ष्य को उपलब्ध करने के लिए प्रेरित करती रहे। एक आपने बहुत सुंदर लाइन सुनी होगी, मैंने सुनी थी तब मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सपने वो नहीं है जो हम सोकर देखें, सपने वो नहीं है जो हम सोकर देखें, सपने वो है जो हमें सोने न दें। सपने वो है जो हमें सोने न दें। निरंतरता, लक्ष्य को पाने की निरंतरता ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाएगी। जीवन का उद्देश्य, जिसके जीवन का जो उद्देश्य है वह उसी के अनुरूप अधिगम करता है। आइए आगे चलते हैं। तत्परता और इच्छा शक्ति। जितना तत्पर है हम ज्ञान को ग्रहण करने में, जितनी हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है, उतनी ही जल्दी हमें ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट, अध्यापक से संबंधित। केवल अधिगम करता यानी कि विद्यार्थी ही अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन अध्यापक के भी बहुत सारे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है, फिर भी देखेंगे। सबसे पहले, विषय पर पूर्ण अधिकार। उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। यदि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किसी विषय वस्तु में क्या पढ़ाना है, यदि मेरा उस पर अधिकार ही नहीं है, तो मैं बालकों को अधिगम नहीं करवा सकती। शिक्षण कला व कौशल, कितनी खूबसूरती से पढ़ा सकती हूँ। पढ़ाना बहुत आसान है बच्चों, लेकिन आनंदपूर्ण होकर खूबसूरती से पढ़ाना बहुत मुश्किल है। यदि शिक्षक बनो तो ऐसे बनना जो खूबसूरती से पढ़ाए, वरना किताबें तो खूब लिखी हुई है, बच्चे स्वयं ही पढ़ लेंगे। आइए, व्यक्तित्व एवं व्यवहार। जितना व्यवहार अच्छा होगा, जितना व्यक्तित्व सहज सरल होगा, उतना ही अधिगम प्रभावशाली होगा। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर। मानसिक स्वास्थ्य तो हर इंसान का जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। समायोजन स्तर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अध्यापक वो धुरी होता है जो कक्षा कक्ष के वातावरण को समायोजित रखता है, इसलिए उसके स्वयं का समायोजन स्तर जो है वो उचित होना चाहिए। कक्षा में स्थापित अनुशासन एवं अंतःक्रिया का स्तर भी अच्छा होना चाहिए। आइए अब विषय वस्तु से संबंधित कारक देखते हैं। जिस चीज को पढ़ाया जाना है या जिस चीज का अधिगम कराया जाना है, उससे संबंधित कारक देखते हैं। पहला, उस विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभव। जब हम किसी चीज का अधिगम करा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसकी क्या प्रकृति है। देखिए, बहुत सिंपल से साधारण सी बात है, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हमें सिर्फ इतना करना है। देखो बच्चों, यदि हमें क्रिकेट खेलना सिखाना है तो क्या यहां बोर्ड पे सिखा सकती हूं क्या? उसके लिए तो खेल के मैदान में जाना आवश्यक है। और यदि मुझे चित्रकारी सिखानी है तो क्या खेल के मैदान में सिखा सकती हूं क्या? उसके लिए तो मुझे कक्षा का होना अनिवार्य है। तो जैसी प्रकृति है वैसा ही अधिगम यदि हो तब तो वह प्रभावशाली रहता है। अनुभवों का चयन। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का चयन। हम कौन सी चीज को किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। जैसे आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने के लिए मैंने इनका सहारा लिया।
इन सारणियों का, इन चित्रों का सहारा लिया। यह मेरा निर्णय था, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके अधिगम को प्रभावित कर सकता है। आगे चलिए, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का आयोजन, कितनी खूबसूरती से मैं इसका आयोजन कर सकती हूँ। यह सारणी यदि मैंने एक पेपर पे बना के चिपका दी होती तो शायद इतना प्रभावी वातावरण ना बना पाती, लेकिन क्योंकि यहाँ इसको डाल दिया है टीवी पे, यहाँ पे स्लाइड पे लगा दिया है, तो जो आयोजन है, किस खूबसूरती से आयोजन किया जा रहा है, वह भी हमारे अधिगम को प्रभावित करेगा। आइए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है प्रक्रिया से संबंधित। कौन सी प्रक्रिया से संबंधित? अधिगम प्रक्रिया से संबंधित। तो अधिगम प्रक्रिया से संबंधित यदि हम देखें, आइए अगला कारक हम देखते हैं। अगला कारक है प्रक्रिया से संबंधित। किस प्रक्रिया से संबंधित? अधिगम प्रक्रिया से संबंधित। इन कारकों को हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया है। एक तो अधिगम अनुभव ग्रहण करने के तरीके, किन तरीकों से जो है हम अधिगम या कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं, अधिगम के अनुभव ग्रहण करते हैं। और दूसरा वातावरण और संसाधन। जब हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अधिगम कार्य कर रहे हैं, तो कैसा वातावरण और संसाधन हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं। पहला, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। कोई भी नई चीज सिखाने से पहले उसे पिछले ज्ञान से संबंधित करना। बहुत ही सरल उदाहरण लूंगी। यदि मुझे किसी विद्यार्थी को गुणा करना सिखाना है, तो मुझे यह जानना जरूरी है कि बच्चे को योग करना आता है या नहीं। यदि उसे योग करना नहीं आता है, तो क्या मैं उसको गुणा करना सिखा सकती हूँ? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, तो फिर हमें क्या किया जाना चाहिए? हमें उस पूर्व ज्ञान को, कि भाई बच्चे को योग करना आता है, उसको नवीन ज्ञान से जोड़कर फिर हमें उससे सिखाया जाना चाहिए। तभी हमारा अधिगम जो है वो सुगम और प्रभावशाली होगा। दूसरा, एक विषय तथा क्षेत्र के अधिगम का दूसरे से समन्वय। यदि भूगोल में मैं किसी को पढ़ा रही हूँ कि इस क्षेत्र में यहाँ पे हरियाली रहती है, तो क्या अर्थशास्त्र में यह पढ़ाया जाता है कि क्योंकि यहाँ पे हरियाली रहती है, पानी रहता है, इसलिए चावल की खेती अच्छी होती है और चावल की बिक्री अच्छी होती है, यही से चावल का निर्यात किया जाता है। एक विषय के संप्रत्यय को, एक विषय की एक अवधारणा को दूसरे विषय के संप्रत्ययों से जोड़ के पढ़ाने से अधिगम जो है वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग करना। जब बच्चा पढ़ाई करने के लिए आया है, तो उसकी अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का हमें प्रयोग करना है। आंखें देखे, कान सुने। ऑडियो विजुअल एड्स सुना होगा आपने, श्रव्य दृश्य सामग्री सबने सुना होगा। अभ्यास कार्य की व्यवस्था, हमने पहले भी बोला है, पहले आप लोगों को याद होगा 3 चीजें: अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण। अभ्यास कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आज मैंने योगा का एक आसन सीख लिया है और अब अगली गर्मी की छुट्टियों में सीखूंगी और मैं सोचूं कि मैं संपूर्ण हो गई हूं, मैंने अधिगम कर लिया है, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि अभ्यास के अभाव में मैं वह आसन भूल जाऊंगी। नेक्स्ट लेते हैं, उपयुक्त प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन की व्यवस्था। में पहले ही पुनर्बलन का रोल आपको बता चुकी हूं। सीखने की मनोवैज्ञानिक विधियां और तकनीकों का प्रयोग। अधिगम वातावरण से संबंधित हम जो है कारक देखेंगे। सबसे पहला, सामाजिक संवेगात्मक वातावरण। सामाजिक संवेगात्मक वातावरण का अर्थ यह है कि जिस विद्यालय में, जिस कक्ष में, जिस भवन में, जिस समाज में बच्चा बैठकर अधिगम कर रहा है, वो और उसका संवेगात्मक वातावरण सुगम होना चाहिए, प्रेमपूर्ण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। तभी बालक जो है वह अधिक से अधिक अधिगम कर सकेगा। एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ। मेरा बेटा आज कक्षा में गया। कक्षा में जाते ही उसके मित्र ने बोला, अरे वाह मित्र, तुमको देखकर मन प्रसन्न हो गया। तुम नहीं आ रहे थे तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, आज अधिगम संपूर्ण होगा। हाँ भाई, मेरा बेटा प्रसन्न हो गया। पूरा दिन कक्षा में मन लगा के पढ़ा, मन लगा के दोस्ती निभाई, मन लगा के खाना खाया। घर आया तो मुस्कुराहट थी चेहरे पे। यही मेरा बेटा कक्षा में गया और किसी ने बोल दिया, अरे ये फिर आ गया, इसको कुछ समझ में तो आता है नहीं। मैम समझाती है, टीचर समझाती है, दीदी समझाती है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। बार बार सवाल करता है, हम पक जाते हैं। क्यों आ गया? ये तो एब्सेंट ही ठीक था। मेरा बच्चा उदास हो जाएगा।
रोते रोते अधिगम पढ़े करेगा, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं, जब आएगा घर पे तो फूट फूट के रोएगा कि माँ मुझे ऐसा बोला। वातावरण संवेगात्मक वातावरण, सामाजिक वातावरण जो है सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, मित्रतापूर्ण होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। उचित अधिगम सामग्री व सुविधाएं होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम संबंधी उपयुक्त परिस्थितियां और वातावरण भी होने चाहिए। अब कारकों का यह दूसरा वर्गीकरण है, देखिए इसको मुख्यतः दो में बांटा गया है, अधिगमकर्ता से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित। अब अधिगमकर्ता से संबंधित पुनः दो में बांटा गया है। पहला अधिगमकर्ता के शारीरिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। शारीरिक कारकों में हम बहुत सीधी सी बात है, स्वास्थ्य लेते हैं, आयु है, परिपक्वता है, ज्ञानेंद्रियां हैं, संवेदी क्षमताएं हैं, बहुत ही सरल चीज है। मनोवैज्ञानिक कारकों में उसकी अभिप्रेरणा पहला सोपान है, याद रखिएगा। बुद्धि लब्धि, कितनी बुद्धि है उस बच्चे में, संवेगात्मक स्थिति, उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्तियां, उसकी थकान और नीरसता। यदि मैं दिन भर की थकी हुई हूं और मुझे मेरे गुरुजी आके कहे कि आओ बेटा आज थोड़ा अभ्यास ज्यादा करेंगे, अरे मैं पहली चीज ये नहीं कहूंगी कि हाँ आज अभ्यास में मजा आएगा, मैं कहूंगी नहीं गुरुदेव मैं बहुत थकी हुई हूँ, नहीं सर मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। फिर भी यदि पढ़ाया गया तो अधिगम जो है वो प्रभावशाली नहीं होगा। पर्यावरण से संबंधित कारकों को देखते हैं। पहला सामाजिक कारक, आस पड़ोस कैसा है, कैसा है का अर्थ है अधिगम में सहयोगी है या नहीं है। दूसरी चीज सामाजिक स्थिति कैसी है, विद्यालय की संगठनात्मकता कैसी है, विद्यालय एक संगठन के रूप में एक विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करता है। यदि संगठनात्मकता ही नहीं है, यदि संगठन ही नहीं है, आपस में तालमेल ही नहीं है, आपस में मतभेद है, तो ऐसी परिस्थितियों में यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह विद्यार्थी के अधिगम के साथ न्याय कर सके। विद्यालयों का परिवेश, विद्यालय कहाँ है, यदि विद्यालय के जस्ट पास एक डांस स्टूडियो है तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। अध्यापकों का व्यवहार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कक्षा में मित्रों का व्यवहार अभी मैंने उदाहरण से समझाया है। पर्यावरण से संबंधित कारकों में दूसरा है भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स। कक्षा कक्ष में रोशनी है कि नहीं, तापमान कैसा है, भीतर और अंदर का वातावरण कैसा है, सुविधाएं है या नहीं, अध्ययन से संबंधित। ये सभी किस में आएंगे, हमारे भौतिक कारकों में आएंगे। और आर्थिक कारक में आएंगे, विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति खराब होने से कई बार कई उत्तम विद्यार्थी उत्तम अधिगम प्राप्त करने से चूक जाते हैं। तो ये दो प्रकार के वर्गीकरण है, आपको हमेशा इन वर्गीकरणों को याद रखना है। आगे चलते हैं। तो बच्चों आज हमने अधिगम की अवधारणा देखी, चरण देखे, सोपान देखे, उसकी विशेषताएं देखी, उसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण देखा। आइए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। आइए सारे ऑप्शन देखते हैं, नीचे से चलते हैं। डी ऑप्शन को अभी होल्ड पे रख देते हैं, हमको नहीं देखना। सी ऑप्शन देखते हैं, चढ़ना, भागना, फेंकना। 3 से 5 वर्ष की अवस्था में यह क्या है। 3 से 5 वर्ष की आयु का बालक तो चढ़ेगा, उतरेगा, भागेगा ही, इसमें अधिगम का कोई रोल नहीं है। यानी कि यह किसका भाग है, परिपक्वता। परिपक्वता का भाग है। परिपक्वता का भाग है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, यह क्या है, प्रवृत्तियात्मक है, मूल प्रवृत्ति है। लड्डू देखकर पानी आना, मावे की कचौरी देखकर मुंह में पानी आना, तो यह नहीं है
क्योंकि इनमें से एक नहीं है तो इनमें से सभी भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है। क्यों है? क्योंकि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना जो है वह अर्जित किया हुआ ज्ञान है, सिखाया गया है, अधिगम कराया गया है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाथ जोड़कर शिक्षक का अभिवादन करना, यह प्रश्न रीट में आ रखा है। यह प्रश्न तो रीट में आ रखा है, आरटेट में आ रखा है, सॉरी। देखिए, लेकिन इसी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाथ जोड़कर शिक्षक का अभिवादन करना निम्न में से किसका उदाहरण है? परिपक्वता है नहीं, क्योंकि स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। गामक विकास नहीं है, मूल प्रवृत्तियात्मक नहीं है, क्या है? अधिगम है। हम पहले भी देख चुके हैं। आइए, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। किन कारकों से संबंधित है बताइए? स्कूल की संगठनात्मक स्थापना, क्रियात्मक कारक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। हम मनोवैज्ञानिक कारक देख चुके हैं। यहाँ मनोवैज्ञानिक कारकों में यह नहीं है। अन्य कारक फिलहाल होल्ड पे है। सामाजिक कारक हो सकता है क्या? सोचिए। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि हमने आपको बोला था, आप याद कीजिए, सामाजिक संवेगात्मक वातावरण विद्यालय का। याद आया? विद्यालय जो है, स्कूल जो है, बच्चे का पहला समाज होता है, इसलिए इसको हम सामाजिक कारकों में लेते हैं। तो यह भी, अन्य कारक भी इसका उत्तर नहीं है, सही उत्तर है सामाजिक कारक। अब देखिए बेटा, जो मनोविज्ञान के प्रश्न होते हैं उनका उत्तर ढूंढने का, इस प्रकार के प्रश्नों में दो तरीके होते हैं। पहला होता है सिंगल करेक्ट ऑप्शन। यदि मुझसे पूछा जाए कि भाई क्या यह परिभाषा गेट्स की है, या यह परिभाषा किसने दी है, जो भी परिभाषा का उदाहरण देके पूछा जाए कि यह परिभाषा किसने दी है, तो उस केस में चार में से एक ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन कुछ प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में बेस्ट पॉसिबल आंसर भी करेक्ट होता है। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन भी करेक्ट होता है, ये याद रखिएगा। ये ट्रिक्स हैं आपको समझने के लिए। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अधिगम के संबंध में सत्य कथन को छांटिए। उपर्युक्त सभी को अभी होल्ड पे रख देते हैं। सी पार्ट लेते हैं। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। वापस पढ़िए। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हमने पढ़ा है। सीखने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। वाक्य एकदम सही है। तीनों शब्द हैं, परिवर्तन होता है, तुलनात्मक होता है और स्थायी होता है। स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे तो उत्तर आप जान ही गए होंगे कि डी है, क्योंकि उनमें से दो करेक्ट हैं, लेकिन फिर भी हम पहले वाले को पढ़ लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के कारण आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं, अर्थात सही उत्तर हो गया डी, उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से, देखिए उद्दीपन क्या होता है? जो हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करे। तो बार बार किसी चीज को प्रस्तुत किया जा रहा है, बार बार उद्दीपन दिया जा रहा है, और उसके द्वारा देखो
समझो प्रश्न को बेटा। व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन यानी कि स्थायी परिवर्तन नाम नहीं है। यदि स्थायी परिवर्तन नाम नहीं है या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन नाम नहीं है तो अधिगम तो वह नहीं है। अस्थायी अधिगम जैसा कुछ हमने सुना ही नहीं है। अभिप्रेरणा हो नहीं सकती है क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभिप्रेरणा नहीं है तो क्या है, अभ्यस्तता है। बार बार गाने की आवाज होने के कारण अस्थायी परिवर्तन हो जाता है श्रवण शक्ति में कि हम गाने के हैबिचुअल हो जाते हैं, इसलिए वह क्या होगी, अभ्यस्तता होगी, यानी करेक्ट आंसर ए है। आगे चलते हैं। अभ्यास एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आया अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है। तीनों ही शब्द मिल गए, अपेक्षाकृत, स्थायी और परिवर्तन। ऑप्शन होगा अधिगम। आइए, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन या उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या हम बार बार कह रहे हैं, परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहते हैं। यहाँ ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। केवल परिपक्वता होती, यदि मानव के विकास को केवल परिपक्वता से तोला जाता, उसके ज्ञान से, उसके अधिगम से नहीं तोला जाता, तो हम निम्नतम ही सीख पाते, निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक ही विकसित हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। सही है या गलत? बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। सही समय पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वह सीख सकता है? नहीं, उसे पहले सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक है। संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण जो है बालक एक निश्चित सीमा के आगे तक विकसित हो सकता है। नहीं, हम लोगों ने कहा था कि वंशानुक्रम द्वारा जो संभाव्य सीमा दी गई है वो हमारी क्षमताओं की सीमा होती है, तो यह भी गलत। केवल यही स्टेटमेंट सही है कि यदि अधिगम न हो और केवल परिपक्वता को ही विकास माना जाए तो हम निम्नतम तक ही सीमित रह सकेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक चरण है, बताइए कौन सा? किसने दिए थे ये चरण? डेशियल ने दिए थे। बहुत बढ़िया। पहला चरण था अभिप्रेरणा। केवल एक ही ऑप्शन सही है, गलती से भी इसे लक्ष्य मत कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है? याद कीजिए, वो गोला जो आपको याद कराया था, आइए उसे दोहराते हैं और फिर देखते हैं। तथ्य, सूचना, ज्ञान, अवबोध और प्रज्ञान। याद कर लीजिए, तथ्य, सूचना, ज्ञान, अवबोध और प्रज्ञान। अब कोशिश कीजिए इसका सही उत्तर देखने का। तथ्य ज्ञान नहीं, तथ्य सूचना होना चाहिए। तथ्य सूचना बोध नहीं, तथ्य सूचना ज्ञान होना चाहिए। तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना, बोध करना, प्रज्ञान करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक संचार के साधन नहीं हो सकते, व्यक्ति से संबंधित नहीं है, सामाजिक है। समन्वय, समूह है तो सामाजिक होगा, नहीं हो गया। अध्यापक है, अध्यापक से संबंधित कारक होंगे। परिपक्वता एवं आयु जो है वो व्यक्तिगत कारण है। हर विद्यार्थी की परिपक्वता और आयु अलग अलग होती है, परिपक्वता का स्तर अलग अलग होता है, इसीलिए यह व्यक्तिगत कारकों में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? अधिगम पर देखिए,
प्रश्न नकारात्मक है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, कई बार नकारात्मक प्रश्नों को पढ़ने में हमसे गलती हो जाती है और अधिकतर बच्चे इसे पढ़ते हैं अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त है। इस नहीं को पढ़ना मत भूलिएगा और एक और संशय अपने, एक और मिथ्या अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा कि यदि प्रश्न नकारात्मक है तो उत्तर नकारात्मक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है। प्रश्न के नकारात्मक होने के बावजूद भी उत्तर जो है वह भी नकारात्मक हो सकता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, ये स्तर आपको अभी पढ़ाए जाएंगे आगे और देखिएगा। ये भी कथन सही है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है, सभी सही है। कौन सा अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है? वह यह है कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। यह वाक्य गलत है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि परिपक्वता का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। हमने अभी देखा है कि परिपक्वता एवं आयु जो है वो व्यक्तिगत कारक है अधिगम को प्रभावित करने के लिए, इसलिए ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। असुमेलित छाटिए, असुमेलित छाटिए का अर्थ होता है, असुमेलित छाटिए का अर्थ होता है जो आपस में मेल ना खाते हों। देखिए, स्वास्थ्य व्यक्तिगत कारक है या नहीं? बिल्कुल है। विद्यालय का परिवेश सामाजिक कारक है कि नहीं? बिल्कुल है। अध्यापक के विषय पर पकड़ व्यक्तिगत कारक है कि नहीं? बिल्कुल। क्या है कि नहीं है? सोचिए। रुचि और अभिवृत्ति मनोवैज्ञानिक कारक है कि नहीं? उलझ गए भाई, उलझ गए। कहां उलझ गए? आइए कारक देखते हैं। अभिवृत्ति, रुचि मनोवैज्ञानिक कारक है, बिल्कुल। अध्यापक विषय पर पूर्ण अधिकार व्यक्तिगत कारक नहीं है। हमारा असुमेलित मिल गया। उत्तर सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहां यह का मतलब अधिगम है, ये याद रखिएगा। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया है। स्वाभाविक प्रक्रिया है ही नहीं, यह एक अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो अर्जित प्रक्रिया है, हम पढ़ चुके हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। फिर भी अन्य 3 ऑप्शंस को हम यहाँ देखेंगे। यह अभ्यास पर निर्भर करती है, बिल्कुल अधिगम अभ्यास पर निर्भर करता है। प्रेरकों पर, बिल्कुल प्रेरकों पर भी निर्भर करता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। तीनों ही वाक्य सही है। उत्तर पहला ऑप्शन ही हमारा उत्तर है, यानी कि अधिगम जो है वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अपितु अर्जित प्रक्रिया है। आगे चलिए। वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है कहलाता है। देखो, बहुत ही सिंपल हिंट है, सोच लीजिए। मांसपेशियों की बात आ रही है, प्रतिबोधात्मक हो नहीं सकता, संकल्पनात्मक हो नहीं सकता। ये तो ऑप्शन ही नहीं लेना हमें। आंसर है हमारा गामक। यहां जाकर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है बच्चों। इसी के साथ हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं। हैप्पी लर्निंग। हैप्पी लर्निंग इसलिए कि लर्निंग करना हमारी मजबूरी और खुश रहना हमारा स्वभाव होना चाहिए, इसीलिए हैप्पी लर्निंग। टाइमलाइन एजुकेशन की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।